मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो या केमिकल हो चाहे प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंजीनियरिंग, किसी भी तरीके की इंजीनियरिंग हो, हर एक चीज़ में एक चीज़ कॉमन रहती है और वो है आपका MS एक्सेल। जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट पे काम करते हो और डेटा कलेक्ट करते हो तो वो CSV फॉर्मेट में कलेक्ट होता है, तो उसको करेक्ट करने के लिए आपको एक्सेल में जाना पड़ता है ताकि आप उस करेक्टेड डेटा को अपने सॉफ्टवेयर में लोड कर उसमें आगे का काम कर सकें। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट प्लानिंग या मैनेजमेंट करते हैं तो हम प्राइमवेरा के अंदर स्केड्यूलिंग करते हैं और वो सारी स्केड्यूलिंग हम एक्सेल की हेल्प से करते हैं। तो बेसिकली डेटा की कलेक्शन के बाद उसमें जितनी भी फिल्टरिंग होती है उसमें एक्सेल की नीड होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे ही आप अपने कोर्सेज को कंप्लीट कर जॉब वाले सेक्टर में जाते हो तो एक कॉमन चीज़ आपको हर जगह मिलेगी, हर एक रिज्यूमे में देखने को मिलेगी और वो है MS एक्सेल। एक्सेल आपको हेल्प करता है हर तरीके के डेटा को मैनेज करने के लिए, हर तरीके की कैलकुलेशन करने के लिए, इवन आपकी खुद की परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए। मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक्सेल का लाइव कोर्स जिसके अंदर आप सीखने वाले हो सभी फीचर्स को, फॉर्मूलाज को, चाहे बेसिक हो या एडवांस हो या फिर शीट क्रिएशन, डैशबोर्ड क्रिएशन, एवरीथिंग। देखिए एक्सेल कितना नीडफुल है ये मैं आपको बता चुकी हूँ और अगर आप इसे डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस सेशन को ज़रूर देखिए। ये वीडियो मेरे क्लास 1 का सेशन है जहाँ पे आपको पता लगेगा कि हमारे सेशन कितने इंटरेक्टिव होते हैं, हम डाउट्स को कैसे क्लियर करते हैं, हम कैसे पढ़ते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को देखिए, चेक कीजिए, आपको इंटरेक्टिव लगता है आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरा नाम तानू सिंगल है और मैं आप सभी को एक्सेल पढ़ाने वाली हूँ। कहीं ना कहीं आप लोग मुझे ऑलरेडी देखते होंगे, जानते होंगे। अब इस जर्नी में और अच्छे से जान जाएंगे और हम एक्सेल को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन फर्स्ट। बहुत सारे वीडियोस देखे आपके। ओके रील्स, क्योंकि वो मैंने ऐसे करके रखा है ना, कुछ ना कुछ जो भी होगा रील्स आती है उसके अंदर। ओके सर, थैंक यू। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। देखिए कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो इसलिए म्यूट कर लीजिएगा, कहीं पे भी कुछ डाउट आता है तब अनम्यूट कर लीजिएगा। आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी ओके चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले एक्सेल को ओपन कैसे करना है। आप नॉर्मली अपने सिस्टम पे जाकर आप एक्सेल लिख सकते हैं, ओपन हो जाएगा। हम आज जो बात करने वाले हैं वो इंटरफेस की बात करने वाले हैं। एक्सेल कैसा दिखता है, क्या है, कोई फीचर किस लिए होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ नोट डाउन करना है मैडम? वो मैं हैंड टू हैंड आपको नोट डाउन भी करा रही हूँ एंड साथ ही साथ में ये शीट भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी। आपको सारी चीज़ें मतलब जितने भी डाउट्स हैं ना वो धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू जी। तो देखें एक्सेल मेरा ओपन हो चुका है। जैसे ही आप एक्सेल ओपन करेंगे आपको इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। देखो जितनी भी यहाँ नीचे फाइल्स दिख रही हैं वो आपके में नज़र नहीं आएंगी, जस्ट बिकॉज मैं पहले से काम करती हूँ इस पर, इसलिए ये यहाँ नज़र आ रहा है। आपके सिस्टम पे ये नज़र नहीं आएगा अगर फर्स्ट टाइम काम कर रहे हो। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है ब्लैंक वर्कबुक, फाइनेंशियल और भी बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स किस लिए होती हैं? जनरली टेम्पलेट्स होती हैं अगर मान लीजिए कोई काम आपको डायरेक्टली ऐसे फ्रॉम स्क्रैच नहीं करना, आपको बिल्कुल शुरू से शुरू नहीं करना। आपको चाहिए कि किसी ने कुछ काम कर रखा हो और मैं तो बस जाऊं और उसमें वैल्यूज़ चेंज कर दूं, या मैं तो डायरेक्टली कोई काम कर लूं, तो वो टेम्पलेट्स होती हैं। जैसे कि हम कोई भी एडिटिंग की भी टेम्पलेट्स उठाकर अपनी पिक्चर्स या वीडियोज़ लगा देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इफेक्ट्स लग जाते हैं। सो वो क्या होते हैं? वो टेम्पलेट्स होते हैं। तो ठीक वैसे ही एक्सेल के अंदर भी टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं जो कि अलग अलग काम करने के लिए आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे मोर टेम्पलेट्स में जाएंगे तो आपको मतलब और भी टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम जो अभी काम सीखेंगे वो बिल्कुल स्क्रैच से सीखेंगे। उसके बाद एक और ऑप्शन आता है विच इज़ होम आपको बिल्कुल जो होम पे है, होम पेज होता है वही है और बाकी के फीचर्स हम बाद में देखेंगे। अभी हम एक ब्लैंक वर्कबुक से शुरू करते हैं कि ये हमारी वर्कबुक ऐसे है। जैसे ही आप एक्सेल को ओपन करते हो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आता है जो अभी आपको दिख रहा है ना। जैसे आप ओपन करोगे ना आपको इस तरीके का एक्सेल नज़र आएगा। तो अब एक्सेल के ये जितनी भी चीज़ें हैं उसे समझते हैं। उसे समझने के लिए थोड़ा आपको आसान हो जाए इसके लिए मैंने एक तरीका निकाला है कि मैं आपको स्क्रीनशॉट के थ्रू समझाऊँ। तो जस्ट गिव मी अ मिनट, मुझे वो स्क्रीनशॉट लोड करना होगा यहाँ पे।
देखिए ये स्क्रीनशॉट यहाँ आ गया है। अब हम इसे डिटेल में समझेंगे कि कोई चीज़ क्यों दे रखी होती है, क्यों दी हुई होती है और उसका क्या मतलब होता है। ओके, चलें अब हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे ऊपर बिल्कुल लेफ्ट में आपको जो नज़र आ रहा है वो यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा एक्सेल का लोगो। एक्सेल का लोगो तो ये आपको बता रहा है कि आपने एक्सेल को ओपन किया हुआ है। ओके, उसके बाद आपके पास आता है बुक 1 और एक्सेल लिखा हुआ। दैट मीन्स कि यहाँ पे बुक 1 क्यों लिख के आया है कि अभी मैंने किसी फाइल को नेम नहीं दिया है, ये मेरी फाइल का नेम है। यहाँ पे अगर आप बाद में कोई नेम चेंज करना चाहो तो कोई कर सकते हो आप, बाद में हम अपनी मर्ज़ी से इसका नेम कुछ और रख सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है, जस्ट गिव मी अ मिनट, ही कर्सर बड़ा परेशान कर रहा है। हाँ अभी ठीक है। देखें उसके बाद आपके पास आता है ये सर्च इंजन, जहाँ पे आप अपनी पहले की जितनी फाइल्स होती हैं उसे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा TS। अभी ये TS क्यों दिख रहा है? जस्ट बिकॉज मेरा नाम है तानू सिंगल, तो ये मेरे इनिशियल्स दिखा रहा है। मैंने साइन इन किया हुआ है, जब आप साइन इन करेंगे तो आपके इनिशियल्स दिखाएगा। यह आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्रॉस के लिए बार मिला हुआ है। क्रॉस से आप डायरेक्टली एक्सेल को कम्प्लीटली बंद कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आते हैं। ये आपको जो दिख रहा है फाइल, होम, ड्रॉ, इंसर्ट, पेज लेआउट, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे ना। तो इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम टैब बोलते हैं। देखिए मैं होम टैब में आती हूँ तो बहुत सारे अलग फीचर्स आते हैं, मैं ड्रॉ में जाती हूँ तो अलग फीचर्स आते हैं, हम इंसर्ट में जाते हैं तो अलग फीचर्स आते हैं। अच्छा एक चीज़ और कि देयर माइट बी चांसेस कि आपके सिस्टम में ये डेवलपर टैब ना आ रहा हो, ये एड-इन्स ना आ रहे हो, तो उसमें घबराने की नीड नहीं है। इसको कैसे ऐड किया जाता है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि कोई एक्स्ट्रा टैब अगर आपको चाहिए, एक्स्ट्रा फीचर चाहिए तो वो कैसे होगा। एक्सेल भंडार है फीचर्स का, आप सब कुछ अपनी स्क्रीन पे नहीं रख सकते, आप सब सारे फीचर यूज़ भी नहीं कर सकते हो, आप सारे फीचर सीख भी नहीं सकते हो क्योंकि सारे फीचर यूज़ में भी नहीं आते हैं। तो हम लोगों को जितना यूज़ आना होता है हम लोग उतना अपने स्क्रीन पे रखते हैं। तो जितना भी आपकी स्क्रीन पे है हम पहले वो सीखेंगे और कोई नई चीज़ ऐड करनी है तो वो भी कर सकते हैं। अब देखो आप फाइल पे गए हो तो कुछ ऑप्शंस है, होम पे गए हो तो कुछ ऑप्शंस है, ड्रॉ पे गए हो तो कुछ ऑप्शंस है। तो जितने भी ऑप्शंस ऊपर की तरफ नज़र आ रहे हैं ना आपको, फाइल, होम, ड्रॉ, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? इन सभी को हम बोलते हैं टैब्स। क्या बोलते हैं? कि ये हमारे टैब्स हैं। हर टैब के अंदर कुछ फीचर्स होते हैं। होम टैब सबसे बड़ा टैब कंसिडर किया जाता है। हर टैब्स के अंदर बहुत अलग अलग तरीके की फ़ीचर्स हैं। अब आप यहाँ नीचे देखोगे, फीचर्स तो हम देखेंगे कि यहाँ तो जो कलर है वो ग्रेश कलर है और बीच में ये वाइट कलर से एक बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर सारे फीचर्स गिवन है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये डार्क ब्लैक है लेकिन ये हल्का सा चारकोल ग्रे काइंड ऑफ है, थोड़ा सा कम फेडेड ब्लैक कह सकते हो आप, उस तरीके का है। तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं रिबन। रिबन के अंदर सारी चीज़ें गिवन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं। जस्ट गिव मी मिनट, आई थिंक समबडी इज देयर। तो इस पोर्शन को हम रिबन बोलते हैं। अब रिबन के अंदर आप देख रहे होंगे हर जगह ना एक ऑप्शन है, इस तरीके से ऑप्शन है, क्लिपबोर्ड का है, फॉन्ट का है, अलाइनमेंट का है, नंबर का है और उनके बीच में ये लाइन गिवन है। दैट मीन्स इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये पूरा एक ग्रुप बना दिया है। ये आपका क्या है? ग्रुप है। ठीक है, अगर कोई अलाइनमेंट का ग्रुप है तो उसमें अलाइनमेंट से रिलेटेड के सारे फीचर्स होंगे। अगर कोई अलाइनमेंट का ग्रुप है तो उसके अंदर अलाइनमेंट के सारे फीचर्स होंगे। कोई नंबर का ग्रुप है तो उसके अंदर नंबर के सारे फीचर्स होंगे। कोई स्टाइल का ग्रुप है तो स्टाइल के जितने भी फीचर्स हैं वो यहीं मिलेंगे। तो इनको हम बोलते हैं, जो क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है। अगर आप जाके देखेंगे इंसर्ट में जाएंगे तो अलग अलग मिलेंगे, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, चार्ट, पेज लेआउट में जाएंगे तो अलग मिलेगा, थीम्स, पेज सेटअप, स्केल टू फिट। तो इस तरीके से ये सारे आपके ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स के अंदर जितने फीचर्स हैं, जैसे फॉन्ट के अंदर ये है कि हम कोई भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये इसके फीचर्स हैं। तो जितने भी आपको ग्रुप्स के अंदर चीज़ें दिखती हैं वो आपके क्या होते हैं? फीचर्स होते हैं और बाकी ये चीज़ें ग्रुप होती हैं। अब आप ध्यान से देखना, इस चाहे आप इस स्क्रीनशॉट को देख सकते हो और यहाँ पे भी देख सकते हो जहाँ मेरा कर्सर है। आपको इस तरीके का एक
सिंबल दिख रहा है, राइट। इस तरीके का एक सिंबल दिख रहा है आपको, कहीं कहीं दिखेगा, हर ग्रुप के बाहर नहीं दिखेगा लेकिन कहीं कहीं दिखेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सटेंशन। क्या होता है, एक्सटेंशन। बेसिकली ये क्या कह रहा है, देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, एक्सेल के अंदर तो बहुत सारे फीचर्स हैं। अभी फॉन्ट से रिलेटेड मान लो बहुत सारे फीचर्स हैं, तो स्क्रीन पे तो एक लिमिटेड स्पेस है ना, वो सारे फीचर्स तो आपको विजिबल करेगा नहीं, स्क्रीन पे तो एक लिमिटेड चीज़ें दिखा सकता है। इसीलिए जिस पर्टिकुलर ग्रुप के फीचर्स कंप्लीटली स्क्रीन पे शो नहीं करते, वहाँ पे ये एक्सटेंशन नज़र आता है। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ही आप एक्सटेंशन पे जाएंगे, जैसे मैंने फॉन्ट ग्रुप का एक्सटेंशन पे क्लिक किया, तो एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा, जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये ऑप्शन ऊपर नज़र नहीं आ रहे थे, वो यहाँ नज़र आ गए हैं, क्योंकि ये 3 ऑप्शन ऊपर आने का स्पेस नहीं था। अब मान लीजिए कहीं और कुछ देखना है, नंबर में देखो जितने ऑप्शंस यहाँ आ सकते थे आ गए हैं, उसके बाद आप इसे क्लिक करो तो बाकी के जैसे कस्टम वाला वहाँ पे नहीं आता है, बाकी चीज़ें ड्रॉप डाउन में देखना पड़ता है। तो इसीलिए ये एक्सटेंशंस होते हैं, हर ग्रुप में नहीं होते। जिस ग्रुप में और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर आपको करने हैं तो आप इन एक्सटेंशन पे जाकर और भी ऑप्शंस देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने एक्सटेंशन का समझा। अब हम थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ते हैं। इस वाले पोर्शन को हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे, बिकॉज ये थोड़ा और डिटेल में समझने वाला पोर्शन है। अब हम थोड़ा सा 1-2 चीज़ें और जानेंगे। देखो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको यहाँ दिखेगा शीट 1 दिख रहा है और एक प्लस का साइन दिख रहा है, तो यहाँ से हम प्लस प्लस करके और भी शीट्स बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखो शीट 1 है, मैंने ये प्लस किया तो शीट 2 आया, मैंने प्लस किया शीट 3 आया। अब इनका आने का रिलेवेंस क्या है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। पहले थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं, एक ये वाला पोर्शन और एक ये पोर्शन, इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। ये आपको क्या हेल्प करते हैं, कहीं पे भी जाने में हेल्प करते हैं। अगर आपको लेफ़्ट जाना है, अगर आपको राइट जाना है, अगर आपको अप जाना है, अगर आपको डाउन जाना है, तो आपको ये हेल्प करेंगे इधर उधर मूव करने के लिए। जैसे मैंने इधर मूव करना है, इधर मूव करना है, अभी मेरे पास डेटा कम है, देखो ऊपर मूव करना है, नीचे मूव करना है, तो ये क्या हैं, आपके स्क्रॉल बार्स हैं। ठीक है, इन्हें हम स्क्रॉल बार्स बोलते हैं। स्क्रॉल बार्स के जस्ट नीचे की तरफ आप देखेंगे ये तीन तरीके की चीज़ें हैं। इनको हम बोलते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ व्यूज़ हैं। दैट मीन्स ये जो फर्स्ट व्यू है नॉर्मल व्यू है। नॉर्मल व्यू क्या होता है, नॉर्मल व्यू क्या होता है, नॉर्मल व्यू ये होता है जिसमें आपकी शीट इस तरीके से नज़र आ रही है। आपने काम किया, आपकी शीट इस तरीके से नज़र आ रही है, ये आपका नॉर्मल व्यू है। पेज लेआउट व्यू, ये जो आपको दिख रहे हैं दोनों, दैट इज़ फॉर द प्रिंट पेज लेआउट वाला। इसको हम डिटेल में बाद में जब ऑप्शंस आएंगे ना तब पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक प्रिंट व्यू, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, मान लीजिए देखो आप कोई भी काम कर रहे हो, तो ये तो फैक्ट है ना कि देयर माइट बी चांसेस कि आपको ये काम बाद में प्रिंट भी करना होगा। तो आप इनिशियल स्टेज पे जानना चाहोगे ना कि मैं अपने डेटा को इस तरीके से सेट कर लूँ कि बाद में अगर मैं प्रिंट करने जाऊँ तो पता लगे कि कुछ तो आधा उस पेज में चला गया, कुछ आधा उस पेज में चला गया। तो ये दिक्कत मैं अगर थोड़ा सा इनिशियली थोड़ा ध्यान दे दूँ तो मेरा काम थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, राइट। तो ये इनिशियल लेवल पे अगर आप जानना चाहते हो कि मैं अगर अपनी शीट को प्रिंट करने गया तो वो किस तरीके का मुझे व्यू देगा, तो ये आप यहाँ चेक कर सकते हो डायरेक्टली। आपको बार बार कहीं ऑप्शन में एक्सप्लोर करने की नीड नहीं है, आप इस पर क्लिक करो तो ये आपको देखो। अब इसने मुझे बताया कि अगर मैं प्रिंट करने जाऊँ और मेरा पेज A4 वाला होगा तो इस तरीके से प्रिंट होगा। जस्ट लुक एट दिस कि मेरा पेज कट जाएगा, आधा मुझे इस पेज में नज़र आएगा, आधा मुझे उस पेज में नज़र आएगा, और देखो आधा मुझे अलग ही पेज में नज़र आएगा। तो अब मैं ऑब्वियसली अपने डेटा को उस तरीके से अरेंजमेंट उसका इस तरीके से करूँगी ताकि वो थोड़ा बेहतर नज़र आए। और इसी तरीके से आप प्रिंट प्रीव्यू में भी देख सकते हो। ये पेज को तो पूरा दिखा देगा बट वो पेज ब्रेक दिखाएगा कि आपका पेज कहाँ से ब्रेक हो रहा है। ओके, हम जो काम करते हैं वो नॉर्मल व्यू में काम करते हैं, जो भी हमारा नॉर्मल व्यू है, क्योंकि हमें काम तो यहीं करना है। जस्ट गिव मी अ मिनट। चलें, अभी तक किसी को भी डाउट है तो आप पूछिए मुझसे। कहीं पे भी कोई डाउट है, कोई लैंग्वेज नहीं समझ आ रहा हो, कोई टॉपिक नहीं समझ, मतलब कोई भी पॉइंट नहीं समझ आया हो। मैम एक्सक्यूज मी। हाँ जी मैम ये पेज लेआउट का जो अभी आपने बताया इसको प्लीज स्टार्ट कर दीजिए अगर। हाँ ठीक है, देखिए पेज लेआउट बेसिकली क्या है ना, जैसे मान लीजिए आपने कोई डेटा बनाया, ठीक है, और डेटा को बनाने के बाद आपको ऐसा है कि मुझे बाद में उसको प्रिंट भी करना होगा। तो अभी इनिशियल में आपने ऐसे बहुत सारा ब्रॉडर सा एक इतना बड़ा डेटा ले लिया है,
फिर आप प्रिंट के लिए जाओगे और आधा डेटा कट जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी आपको समझाने के लिए एक स्क्रीनशॉट लिया था, राइट, और अब मैं इसको प्रिंट करने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं इसको अपने एक पेज पे प्रिंट कर लूँ सो दैट मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, राइट। तो अब मैं पेज लेआउट पे क्लिक करती हूँ तो ये मुझे बताता है कि ओ नो, अगर मैं इसे प्रिंट करने जाती हूँ तो ये 1 पेज में तो आएगा ही नहीं। जस्ट गिव मी अ मिनट। एक सेकेंड, किसी का डाउट है? मैम क्या कुछ डाउनलोड करना पड़ेगा? बिकॉज मैम मेरे बिना डाउनलोड किए ही जीमेल से कनेक्ट किया हुआ है बट वॉइस नहीं जा रही है आप तक। इट्स ओके मिस्टर चौहान, आप अभी के लिए तो होल्ड ऑन कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, हम सेशन के एक बार एंड में चेक कर लेंगे कि आप क्या बता रहे हैं, क्या इशू आ रहा है। ओके चलें, तो देखिए अभी मान लीजिए मुझे तो ये प्रिंट करना था और मेरे साथ हुआ क्या, मुझे पता लगा इस पेज लेआउट से कि अगर मैं इसको प्रिंट करने जाऊँगी तो ये इस तरीके से कट जाएगा। मेरा आधा डेटा एक पेज में आएगा और मेरा आधा डेटा एक पेज में आएगा। तो ये बेसिकली आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, मान लीजिए आप पहले ही चेक करना चाह रहे हो कि भाई मेरे को किस तरीके का डेटा आएगा अगर मैं प्रिंट करने के लिए जाऊंगी, तो ये उस तरीके से है, ठीक है, सिर्फ देखने के लिए कि बाद में मेरा डेटा अगर मैं प्रिंट करने के लिए जाती हूँ तो कैसे आता है। हाँ जी, किसी ने हैंड रेज किया हुआ था, मिस्टर शाह बताइए। यस मैम, इसके अंदर क्या होता है कि कभी कभी बड़ा पेज रहता है तो उसमें उसका साइज 80% करके या 70% करके बाद में उसका प्रिंट लिया जाता है करके कभी कभार, तो कभी कभी बहुत छोटा प्रिंट आ जाता है उसके अंदर। सर वो सारा प्रिंट सेटिंग है, मैंने सिर्फ अभी एक व्यू बताया, एक फीचर बताया कि वो चीज़ वो वैसे यूज़ होती है, उसको कैसे फिट करना है नहीं करना है वो जब फीचर आएगा तब हम एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए ये है कि ये जो पेज लेआउट फीचर है वो आपको ये दिखाता है, यहाँ पे कोई प्रिंट की बात नहीं हो रही है, सिर्फ ये हो रही है कि अगर मुझे फ्यूचर के लिए, हाँ जी आधा पेज दिखा रहे वही ना, हाँ जी हाँ जी, तो अगर मान लीजिए मैं यहीं से थोड़ा बहुत देखकर थोड़ा व्यू अपना चेक कर सकती हूँ कि मैं एडजस्ट कर लूँ तो ठीक हो जाएगा क्या, वो चीज़ आप कर सकते हो। प्रिंट की सेटिंग्स में वो हम अलग से सीखेंगे। ओके, और जो ये रोज और कॉलम्स है, जो रोज है, नहीं सर 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 सॉरी टू इंटरप्ट यू, देखिए रॉज कॉलम्स जितनी भी आएंगी अभी मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। देयर माइट बी चांसेस कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हों जो फर्स्ट टाइम एक्सेल कर रहे हों, ठीक है, तो ये उनके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग सा हो जाएगा अगर इस तरीके की क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद आप उससे रिलेटेड आप पूछ लीजिएगा। हाँ जी मिस्टर चौहान। मैम एक बार रिबन किसको बोलते हैं? हाँ ओके, मैं बताती हूँ आपको रिबन किसको बोलते हैं। देखिए एक बार मुझे इसे नॉर्मल व्यू में लेने दीजिए। हाँ जी, तो देखिए ऊपर जहाँ आप देख पा रहे हो कि पूरा जो एरिया है वो ग्रेइश एरिया है, लेकिन जितने भी फीचर्स अंदर हैं, जो ग्रुप्स अंदर हैं, वो एक वाइट वाले प्लेटफॉर्म के अंदर है, एक वाइट कलर का जो आपको बॉक्स दिख रहा है उसके अंदर है, तो उस बॉक्स को ही रिबन बोलते हैं। चाहे आप स्क्रीनशॉट के अंदर देख लें, जो ये आपको एरिया दिख रहा है वो डार्क ब्लैक दिख रहा है ना, जेड ब्लैक दिख रहा है, बिल्कुल ही एकदम डार्क है। और वहीं पे जो ये एरिया है जहाँ पे ये सेल्स हैं, स्टाइल्स है, नंबर है, अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, जितने भी फीचर्स हैं, वो थोड़ा लाइटर शेड है। आप चारकोल ग्रे भी बोल सकते हैं, आप एक लाइटर शेड ऑफ ब्लैक भी बोल सकते हैं ना। तो ये वाला जो एरिया है ना वो आपका रिबन है। बेसिकली आपका जो एक्सेल है वो किस तरीके से बना हुआ है, किस तरीके से बना हुआ है कि यहाँ पे जैसे इस तरीके से बना हुआ है ना, अगर मान लो ये आपकी एक्सेल की वो है तो यहाँ ऊपर जो भी फीचर्स हैं वो तो है ही, और उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, और इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के ऊपर तो आपके सारे टैब्स आते हैं, ये होम, इंसर्ट और ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके अंदर आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, तो ये जो बॉक्स बना हुआ है ना इसको हम लोग रिबन बोलते हैं, ठीक है, इसको हम रिबन बोलते हैं। आई होप अब आपका ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं बिकॉज आगे हम पूरा डिटेल में इसको देखने वाले हैं, आगे की चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ओके चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी आपने व्यू सीखा, व्यू के बाद एक और छोटा सा ऑप्शन मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, बिल्कुल उसके साइड में है, आपको यहाँ से दिख रहा होगा जो 100% दिख रहा है, ये आपको जूम इन एंड जूम आउट करने के लिए। मैं आपको ये ऑप्शन देखो, ये यहाँ पे गए और जूम इन
एंड जूम आउट कर सकते हो। ये स्क्रीन आपकी छोटी हो गई है, स्क्रीन आपकी बड़ी हो गई है, हमने 100 किया हुआ है, एकदम फिट किया हुआ है, जितनी स्क्रीन है उतनी आपको विजिबल है, ठीक है। तो यहाँ से आप जूम इन एंड जूम आउट करते हो। अब आप कहेंगे कि मैम बीच के बहुत सारे ऑप्शन छूट गए हैं, जैसे कि मैंने आपको ये वाला ऑप्शन नहीं बताया है, आपको यहाँ का ऑप्शन नहीं बताया है, बीच की स्क्रीन नहीं बताई है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं। चलें हम लोग एक और शीट पे आ जाते हैं। अभी तक जितना बेसिक था ना, जो सिर्फ नेम आपने जाना और काफ़ी है, वो उतना मैं आपको करा चुकी हूँ। जो चीज़ समझने वाली चीज़ है वो समझते हैं। अब आप सबसे पहले तो ये समझे कि वर्कबुक वर्सेस वर्कशीट। आपने सुना होगा कि ये वर्कबुक है, या कुछ लोग बोलते हैं कि ये वर्कशीट है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, वर्कबुक किसे बोलते हैं, वर्कशीट किसे बोलते हैं, इन दोनों को हम समझते हैं एकदम डिटेल में। तो एक एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। मान लीजिए ये राजू है, ठीक है। राजू एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, मतलब स्कूल जाता है वो। तो वो स्कूल गया तो उसके 4 सब्जेक्ट हैं, वो 4 सब्जेक्ट्स पढ़ता है। एक पढ़ता है हिंदी, एक पढ़ता है इंग्लिश, एक पढ़ता है मैथ्स और एक पढ़ता है साइंस, ठीक है। अब 4 सब्जेक्ट हैं। तो आप मुझे बताएं, क्या वो एक जाइंट सी मतलब बड़ी सी नोटबुक बना लें और चारों सब्जेक्ट को एक ही नोटबुक में लिखता जाए सारा होमवर्क? क्या ऐसा करना चाहिए राजू को? बताएं, है ना? क्योंकि अगर वो एक में करेगा तो कितना मेस क्रिएट हो जाएगा, उसे खुद ही नहीं पता लगेगा कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है, मैंने इंग्लिश का कहाँ लिखा है, मैंने हिंदी का कहाँ लिखा है, उसको समझ ही नहीं आएगा। तो वो तो राजू है, वो स्टूडेंट है, स्कूल का स्टूडेंट है। हम बड़े हो गए हैं, हम क्या काम करते हैं, हम वो नोटबुक में काम करते हैं, हम फाइल्स में काम करते हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताएं, अगर आपको कुछ एम्प्लॉय के डेटा से कुछ करना है तो आप उसके लिए अलग फाइल बनाओगे। आपको फाइनेंस का कुछ करना है तो आप उसके लिए अलग फाइल बनाओगे। आपको सेल्स का कुछ करना है, सेल्स के रिकॉर्ड का कुछ करना है तो आप उसका अलग फाइल बनाओगे। आपको खुद का कोई परफॉर्मेंस ट्रैक करना है, ठीक है, कुछ परफॉर्मेंस ट्रैक करना है तो आप उसका अलग से फाइल बनाओगे, राइट। तो जो राजू अपनी अलग से नोटबुक बनाता है, हम उसी को ही एक्सेल में क्या बोलते हैं, हम अलग से वर्कबुक बनाते हैं। हम अलग अलग फाइल बनाते हैं। हम अगर एम्प्लॉय, फाइनेंस, सेल्स, परफॉर्मेंस सब कुछ एक ही शीट में करने लगे, मतलब एक ही फाइल के अंदर करने लग गए, तो हम संभाल ही नहीं पाएंगे, हमारा एक्सेल ही क्रैश हो जाएगा। वो संभाल ही नहीं पाएगा कि हमने सारा काम एक ही में कर दिया, हम खुद ही नहीं संभाल पाएंगे। तो इसलिए जितनी भी चीज़ें होती हैं हम अलग अलग फाइल्स में करते हैं। आपको दिखाया था ना, यहाँ पे देखो, मैं फाइल में गई और यहाँ पे नीचे दिख रहा है वी लुकअप प्रैक्टिस शीट, सेल रेफरेंस प्रैक्टिस शीट, डैशबोर्ड क्रिएशन, अकाउंट्स एक्सपर्ट वी लुकअप प्रैक्टिस शीट, आपको दिख रहा है। तो जो काम मेरे को अलग से करना होता है मैं अलग अलग फाइल बना लेती हूँ। तो अलग अलग फाइल बनाने का मतलब क्या है, अलग अलग वर्कबुक बना लेती हूँ, ठीक है। समझा? यहाँ तक समझा सभी को? हाँ, अब इसके आगे इसी स्टोरी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। अभी राजू को पता है कि मेरे को हिंदी की उसने नोटबुक बनाई, ठीक है। अभी हिंदी के अंदर चैप्टर 10 है, तो क्या वो सभी चैप्टर्स को एक पेज में लिख देगा? द आंसर इज नो। एक पेज में थोड़ी ना लिखेगा, चाहे हमारा चैप्टर का लाइन ना सबसे ऊपर खत्म हो, लेकिन फिर भी जब हम चैप्टर 2 में जाते हैं तो एक अलग लाइन शुरू करते हैं, फिर चैप्टर 3 में जाएंगे तो एक अलग शुरू करेंगे, चाहे वो लाइन यहाँ ख़त्म हुई हो। तो हम हर एक चैप्टर के लिए अलग अलग पेजेस पे जाते हैं, अलग अलग पेजेस पे जाते हैं, राइट, ताकि हमें समझ आए कि कौन से पेज से कौन सा क्या काम कर रखा है। बेसिकली हम अपने काम को ऑर्गेनाइज करते हैं। हमें कोई बताता थोड़ी ना है कि आपकी यहाँ लाइन ख़त्म हो गई तो आपको यहाँ से चैप्टर 2 नहीं शुरू करना है, नेक्स्ट में ही करना है। लेकिन हम अपने ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं अपने काम को, इसलिए हम अलग पेज में करते हैं, राइट। तो ठीक वैसे ही जब हम अपना ऑफिस का काम करते हैं, हम कोई फाइल बना रहे हैं, हम कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, हम कुछ भी बना रहे हैं, तो हम अलग अलग शीट्स में काम करेंगे। अगर मैं सेल्स का ही कर रही हूँ, मान लीजिए सेल्स कर रही हूँ, परचेज कर रही हूँ, एंड साथ ही में सेल्स रिटर्न कर रही हूँ, परचेज रिटर्न कर रही हूँ, ये चार चीज़ें मैं लिख रही हूँ, ठीक है, अपनी एक फाइल के अंदर, अपनी एक वर्कबुक के अंदर। तो आप खुद बताएं, क्या तो मैं एक ही शीट में ऊपर यहाँ सेल्स लिख दूँ, फिर परचेज लिख दूँ, फिर सेल्स रिटर्न लिख दूँ, फिर परचेज रिटर्न लिख दूँ। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका ये है कि मैं एक शीट बनाऊँ सेल की, दूसरी शीट बनाऊँ परचेज की, तीसरी शीट बनाऊँ SR की विच इज सेल्स रिटर्न, और चौथी शीट बनाऊँ परचेज रिटर्न की। तो आपको कौन सा वाला जो तरीका है वो बेहतर लगेगा और ईजी लगेगा? द फर्स्ट वन और द सेकेंड वन?
सेकेंड वन, दैट्स करेक्ट, कि हम लोगों को सेकेंड वाला अच्छा लगेगा कि मेरे को सेल्स देखना है तो डायरेक्टली सेल्स में गए, परचेज देखना है तो डायरेक्टली परचेज में गए। तो इसीलिए हम लोग नोटबुक के अंदर तो पहले से डिफाइंड होता है कि 200 पेजेस की नोटबुक है या 300 की है। यहाँ पे हम अपनी मन मर्जी से जितनी भी शीट बनाना चाहें बना सकते हैं, अपनी मर्जी से उन पे काम कर सकता है। तो जो वर्कबुक के अंदर पेजेस होते हैं, जो नोटबुक के अंदर पेजेस होते हैं, वो आपके यहाँ पे क्या है, वर्कशीट है। बेसिकली क्या है, यहाँ हम पेजेस को क्या बोल रहे हैं, वर्कशीट बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ चाहें तो कितनी भी वर्कशीट बना सकते हैं अलग अलग काम के लिए। आप वर्कशीट पे जाओ, वर्कशीट पे गए, जैसे शीट 1 पे मैंने आपको इंटरफेस ओवरव्यू दिया है, तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगी। उसके बाद मेरे पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। मैं रीनेम को सेलेक्ट करूँगी। रीनेम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं उसको नेम दे दूँगी कि मैंने यहाँ पे आपको इंटरफेस ओवरव्यू दिया है। ठीक है, एंटर कर दिया। तो देखो अब आपको समझ आ जाएगा, जब भी आपको मैं ये शीट सेव करके दूंगी आपको समझ आएगा, ओके मैम ने इसमें इंटरफेस समझाया हुआ है। मैं इस शीट 2 में गई, राइट क्लिक किया, रीनेम किया, मैंने यहाँ लिख दिया वर्कबुक एंड वर्कशीट। ठीक है, एंटर कर दिया। तो अब आप जब भी इस शीट को खोलोगे तो आपको समझ आएगा कि अच्छा इसमें तो इंटरफेस ओवरव्यू समझाया है, इसमें वर्कबुक एंड वर्कशीट समझाया है। तो कितना काम आसान हो गया है। अगर मैं एक ही शीट में सब सारे काम कर देती तो कितना डिफ़िकल्ट होता, आप बार बार स्क्रॉल करते देखते कि वो चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है, उस टाइम पे ये चीज़ समझाई थी तो वो कहाँ पे है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं वर्कशीट एंड वर्कबुक, इसका फ़र्क होता है। अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछें, अदरवाइज़ हम आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है किसी को? अच्छे से समझ आया? ओके, दैट्स ग्रेट। चलें, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने जा रहे हैं। अगर ये चीज़ लगती छोटी सी है, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लें, वर्कशीट में कितने, कोई ऐसे प्रीडिफाइंड नहीं है। अगर कुछ प्रीडिफाइंड कोई नंबर होगा तो आई विल लेट यू नो, अदरवाइज़ आप कितना भी बना सकते हो until unless your Excel crash। ठीक है, हाँ मैं क्या बता रही थी आपको, एक सेकेंड, एक बार रिपीट कर दीजिए मैम। वर्कबुक वर्सेस वर्कशीट। वर्कबुक, ओके, मैं एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू वापस से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि वर्कबुक क्या होता है और वर्कशीट क्या होता है। वर्कबुक इज़ लाइक योर फाइल्स, कि आपको अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग फाइल्स लगेंगी, तो आपकी वो वर्कबुक होती हैं। लेकिन वर्कशीट क्या होती है, जो वर्कबुक के अंदर बनाते हो। जैसे कि मान लीजिए ये बुक 1 है, ये बुक 1 मेरी एक वर्कबुक है, ये मेरी एक वर्कबुक है और इसके अंदर मैंने शीट्स बनाई हैं। एक शीट पे मैंने आपको ये समझाया है कि इंटरफेस का ओवरव्यू, दूसरी शीट पे मैंने ये समझाया कि वर्कबुक वर्सेस वर्कशीट, तीसरी शीट में मैं अभी आपको और चीज़ें समझा सकती हूँ। एंड इस तरीके से मैं बहुत सारी शीट बना सकती हूँ। जितना मेरा काम है, जितनी मुझे बनानी है, मैं बनाकर आपको सारे काम करा सकती हूँ। आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ। चलो, मैं ये फाइल में गई एंड मैंने ये वीलुकअप प्रैक्टिस शीट ओपन कर लिया। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे देखो, मुझे अलग अलग वीलुकअप समझाने थे, राइट। तो मैंने एक को मेन डेटा बना दिया, यहाँ पे कुछ बेसिक समझाए हैं, यहाँ पे वीलुकअप 1, वीलुकअप 2, वीलुकअप 3। तो मुझे पता है कि जब मुझे वीलुकअप की प्रैक्टिस करनी है तो मुझे इस शीट पे आना है, दैट मीन्स इस वर्कबुक पे आना है। और वर्कबुक के अंदर मैंने अलग अलग 1, 2, 2, 2, 3 इस तरीके से कुछ नंबर दे रखे हैं। मैंने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। अब मैं उस अकॉर्डिंग अपना डेटा चेक कर सकती हूँ। ठीक है, जितनी मर्जी चाहें आप उतना बना सकते हैं। सो दैट इज़ योर वर्कबुक एंड वर्कशीट। ओके, चलिए, एक चीज़ हमेशा समझें कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, उसे अगर डिटेल में, एक्सेल में दिक्कत कहाँ आ रही है, क्योंकि एक्सेल सभी ने कभी ना कभी किया है और सभी ने कभी ना कभी सीखा भी है। बस छोटी सी दिक्कत ये है कि सभी ने ना एक पर्टिकुलर डेटा पे सीख लिया, दूसरी चीज़ ये सीख लिया कि इसको ये बोलते हैं और उसको वो बोलते हैं, लॉजिक नहीं समझा। और लॉजिक नहीं समझने की वजह से जब जैसे ही बड़ा डेटा आता है, हमारा ये हो जाता है कि अब नहीं लग रहा इस पर। तो ये काम नहीं करना, हम बिल्कुल ही एकदम छोटी से छोटी डिटेल लेकर चलेंगे, बिल्कुल ही लॉजिक के साथ चलेंगे। ठीक है, तो चलें, अब आपको एक अच्छा सा लॉजिक समझाती हूँ। बिल्कुल, अगर किसी ने बिल्कुल ही स्टार्ट किया अभी तो उसके लिए बहुत ही अच्छे से होगा। अभी मैं एक दो चीज़ें और समझाती हूँ। देखें, जैसे मैं स्क्रीन पे हूँ तो एक ग्रीन कलर का बॉक्स नज़र आ रहा है और मैं इधर उधर जा रही हूँ। ये ग्रीन बॉक्स है पूरे डेटा में, पूरे एक्सेल में। आप शीट में पूरा देख रहे हो इधर उधर, तो सारे ये बॉक्सेस बने हुए हैं। तो ये बॉक्सेस हैं क्या और ये कैसे बने हुए हैं?
उसके बारे में समझते हैं। देखिए बॉक्सेस कैसे बना हुआ है कि मैं एकदम बिल्कुल स्क्रैच से कि एक लाइन ऐसे आ रही है, एक लाइन ऐसे आ रही है, फिर एक लाइन ऐसे जा रही है, फिर एक लाइन ऐसे जा रही है और फिर बीच में ये बॉक्स बन रहा है, राइट। तो मैं ये कह सकती हूँ जो आपकी इस तरीके से लाइंस आती हैं उनको तो हम बोलते हैं वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस आ रही हैं, और जो इस तरीके से जा रहा है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं। तो मतलब दो तरीके से लाइंस आती जाती हैं और उसके बाद बीच में ये एक बॉक्स बन जाता है। तो इसको ये सिर्फ आपको डिनोट करने के लिए है, मेनली आपको ये समझाने के लिए कि ये जो बॉक्स बना है ये क्या है, इसको हम बोलते हैं सेल। इसको क्या बोलते हैं? सेल। मतलब आपने ये दो लाइन ऐसे गुजारी, दो लाइन ऐसे गई और बीच में जो बॉक्स बना उसको हम बोलते हैं सेल। ओके, अब मैं ये क्या कर सकती हूँ, इन दोनों लाइन को नेम दे सकती हूँ। देखो दोनों लाइन, ये ए और बी, यहाँ से लाइन आ रही है ना, तो मैं इसको नाम ए दे सकती हूँ। यहाँ से ना लाइन आ रही है ना, मैं इसको नाम बी दे सकती हूँ। यहाँ से लाइन आ रही है ना, चलो मैं इसको नाम 2 दे देती हूँ। और यहाँ से लाइन आ रही है ना, मैं इसको एक बार के लिए 3 नेम दे देती हूँ। ओके, 2 3। तो देखो जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। और जो भी आपके साइड में नंबर, देखो साइड में जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं, कितने नंबर लिखे हुए हैं? लगभग 10 लाख प्लस नंबर लिखे हुए हैं, 10,48,000 समथिंग लिखे होते हैं। और जितने भी अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, अल्फ़ाबेट्स कितने लिखे होते हैं? 16,000 प्लस लिखे हुए हैं, 16,840 लिखे हुए हैं आई गेस। तो जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं उसे हम कॉलम बोलते हैं, जितने भी आपके नंबर्स लिखे हैं उसे हम रॉ बोलते हैं। तो अब एक बात समझ आई आपको कि जो वर्टिकल लाइंस हैं उसे तो हम कॉलम बोल रहे हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम रॉ बोल रहे हैं। तो मैं क्या ये बोल सकती हूँ कि जो ये सेल है वो दो चीज़ों से मिलके बना है, एक कॉलम से और एक रो से? सोच के देखो ना, ये आपकी 2 कॉलम है, ये आपका रो है, ये कॉलम है, ये रो है, इनसे मिलकर ही तो ये सेल बना है। तो मैं सेल को ये लिख सकती हूँ कि वो कॉलम प्लस में रो से मिलके बनता है। एम आई राइट? एक सेल किससे बनता है? कॉलम प्लस में रो से बनता है। ये बात समझ आई सभी को? कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। हाँ जी, हाँ जी। कॉलम अभी हम बिल्कुल ही वैसे सीख रहे हैं, तो एकदम रॉ एंड कॉलम से मिलके बनता है। अब इसमें आगे समझिए कि मैंने आपको बता दिया कि ये रॉ एंड कॉलम से बनता है। तो आप किसी भी सेल पे गए, आप कहीं पे भी आपने क्लिक किया, जो बॉक्स बन रहा है वो सेल है। ऊपर देखो, कलर देखो, पी का, ओ का, बाकी सबका सेम है, इसका कलर थोड़ा डार्कर है, दैट मीन्स इसका सिलेक्शन हुआ है। तो एक तो क्यू का सिलेक्शन हुआ है, जैसे मैं ओके राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ पे किसका सिलेक्शन आपको लग रहा है? देखो किसका कलर डार्कर है? 19 का है ना। तो दैट, इस सेल का नाम क्या हो गया कि ये क्यू कॉलम और 19th रो से मिलके बना है और सेल का नेम है Q19। और अब बिल्कुल लेफ्ट में देखो Q19 लिख के आया है। ये आपका नेम बॉक्स होता है। नेम बॉक्स आपको सेल का नाम बताता है। अब आप कभी भी ये चीज़ नहीं करोगे कि यहाँ पे क्या लिख के आएगा, क्या लिख के आएगा? सेल का नेम। अब सेल का नेम कैसे आता है? चलो 1-2 सेल के नेम आप बताएंगे मुझे। चलो इस सेल का नेम बताओ, क्या आएगा? यहाँ देख कर मत बताना। हाँ जी, एक सेकेंड में आती हूँ, स्क्रीन पे आती हूँ। हाँ जी, अब बताएं कौन क्या कह रहा था? S35, हाँ दैट्स करेक्ट। कैसे हमने जाना? और जिसमें S35 भी हम बोलेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके चल रहे हैं बिल्कुल ही। तो S इज योर कॉलम, 35 इज योर रो। कॉलम 35 रो। हाँ, अभी आप ये वाला देखो, ये क्या है? E33, दैट इज करेक्ट। E इज योर कॉलम, 33 इज योर रो। हाँ करेक्ट। 1-2 और देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ और आगे का सीखेंगे। ये क्या है आपका? K27, दैट्स करेक्ट। K इज योर कॉलम, 27 इज योर रो। 1-2 और देखते हैं। अभी ये क्या है? दैट इज करेक्ट। P इज योर कॉलम, 37 इज योर रो। तो अभी आपको रॉ समझ आया, कॉलम समझ आया और सेल समझ आया। 3 चीज समझ आ गई सभी को? बहुत अच्छे से समझ आ गई? दैट्स करेक्ट। अब एक फीचर और बच जाता है विच इज फॉर्मूला बार। अब वो कैसे काम करता है वो बताती हूँ। अभी हमने सीखा सेल, मैंने ये सीख लिया सेल क्या है, मैंने ये सीख लिया सेल में लिखते के मतलब
बोलते क्या है, कैसे बनता है, ये सब। अब हम सेल में लिखना भी तो सीख लेना। तो लिखने के लिए कैसे करेंगे, मान लीजिए आप कहीं पे भी पहुंच गए, फिलहाल के लिए मैं माउस का यूज़ कर रही हूँ, कीबोर्ड का यूज़ आपको अभी आगे चल के बताऊंगी जब मैं आपको शॉर्टकट कीज़ के साथ भी सिखाऊंगी, ठीक है। तो अभी मैं जो बहुत ही बेसिक सिखा रही हूँ वो सीखना। अभी आप किसी भी सेल में चले गए, मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ स्क्रीन पर, बहुत अच्छे से दिखेगा आपको। मैंने इतना जूम कर लिया, देखो नीचे से यहीं से ही जूम किया, 285% हो गया। ओके, मैं किसी भी सेल में गई तो ये देखो ग्रीन कलर का बॉक्स बन रहा है, दैट मीन्स वो सेल सेलेक्टेड है। हमारा कौन सा सेल सेलेक्टेड है, C50, आपको दिख ही रहा है यहाँ से। ओके, अब एक तरीका है कि मैं जिस भी सेल में जाऊँ और डायरेक्टली लिखना शुरू कर दूँ, तो मैं जो भी लिखूँगी वो मेरे सेल के अंदर लिखा जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा तानू सिंघल, विच इज़ माई नेम, तो तानू सिंघल लिखा और एंटर कर दिया। एंटर करने से क्या होगा, मैं उस सेल से बाहर आ जाऊँगी। एंटर किया तो ये सेल बाहर आ गया, ठीक है। तो देखें, जो भी आप सेल के अंदर लिखते हैं ना, वो आपको यहाँ ऊपर भी नज़र आता है फॉर्मूला बार में। फॉर्मूला बार क्या करता है, किसी भी सेल में जहाँ आप पहुँचोगे उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है वो आपको यहाँ नज़र आएगा। तो अब आप कहोगे कि मैम एक बात बताओ, जो चीज़ सेल में लिखी है वही चीज़ फॉर्मूला बार में लिखी है, तो वहाँ लिखने का क्या मतलब है, यहीं लिख तो रहे हैं। देखो, जब बहुत बड़ा बड़ा डेटा होगा और आपके पास साइड में भी काफ़ी डेटा है तो देखने में दिक्कत आएगी, तो आप फॉर्मूला बार से देख सकते हो। दूसरी चीज़, अब मान लीजिए मुझे यहाँ तनु ये एस को बड़ा करना है, तो एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पे जाऊँ एंड डबल टैप करूँ तो मेरा कर्सर अंदर चला गया और उसके बाद जाके मैं SINGHL करूँ इसको। लेकिन अब मुझे मान लो टी बड़ा करना है, तो मैं बार बार जिस पे जाऊँ डबल टैप करूँ, ये करने से बेहतर है ना कि मैं यहाँ पे जाऊँगी और यहाँ से डायरेक्टली, ये देखो मैंने टी कर दिया, एंटर कर दिया, तो ये देखो यहाँ पे ठीक हो गया। तो हम चाहें तो डायरेक्टली कोई चीज़ फॉर्मूला बार में चेंज करेंगे तो यहाँ चेंज होगा, जो यहाँ चेंज करेंगे वो फॉर्मूला बार में चेंज करेगा। मतलब ये दोनों सेम ही हैं, जो चीज़ आप सेल के अंदर लिखते हो वही आपको फॉर्मूला बार में नज़र आती है। अब इसका एक और यूसेज बताती हूँ, प्रैक्टिकल यूसेज, ताकि आपको ये ना लगे कि अरे फिर इसका यूसेज ही क्या है। मान लो गलती से मैं एक बार के लिए ना इसका कलर वाइट कर देती हूँ। अब यहाँ कुछ लिखा हुआ है क्या, आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आए और आपके फॉर्मूला बार में आपको दिखा, अरे फॉर्मूला बार में तो तनु सिंघल दिख रहा है, लेकिन यहाँ तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। फिर आप सोचेंगे कि क्या गड़बड़ हो सकती है, फिर आप समझेंगे कि ओ ये तो कलर ही चेंज हो रखा है इसलिए नज़र नहीं आ रहा। अब सोचो वो चीज़ यहाँ पे नज़र नहीं आती तो आपको पता ही नहीं लगता इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। कहीं आप कुछ नंबर का काम कर रहे होते और ये टेक्स्ट लिखा होता और आपका गड़बड़ हो रही होती। तो फॉर्मूला बार में हम बहुत सारे फॉर्मूलाज चेक कर सकते हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें हमारे सेल के अंदर लिखी होती है ना, वो हम अपने फॉर्मूला बार में चेक कर सकते हैं। ओके, जो भी हम यहाँ लिखेंगे वो ही हमारे फॉर्मूला बार में विजिबल होगा। अभी तक किसी को भी कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई डाउट है, क्योंकि यहाँ पे हमने अपना इंटरफेस ओवरव्यू कंप्लीट कर लिया है। मैंने यहाँ पे जितने भी फीचर्स आपको नज़र आते हैं ना वो सारे हमने कर लिए हैं। बताएं। नो डाउट, ऑल क्लियर, क्लियर मैम, दैट्स ग्रेट। ओके, दैट्स ग्रेट। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपने स्क्रीनशॉट देखा होगा। स्क्रीनशॉट में आपने देखा होगा कि जब फीचर्स थे उनका जो कलर था वो ब्लैक नज़र आ रहा था, राइट। तो अगर आप चाहें तो अपने एक्सेल की थीम भी चेंज कर सकते हैं। पहली चीज़ मैं आपको ये सिखाऊंगी और दूसरी चीज़ मैं ये सिखाऊंगी जो मैंने आपको बोला था कि हो सकता है कि आपके एक्सेल में कुछ टैब्स नज़र ना आ रहे हों, तो उसे ऐड कैसे किया जाता है। ओके, चलें देखें। सबसे पहले हम थीम सीखेंगे। तो थीम का क्या है, बेसिकली हम सेटिंग चेंज कर रहे हैं अपने एक्सेल की। तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जब भी हम कोई भी सेटिंग चेंज करते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट का है ना एक्सेल, तो बाकी के भी जो माइक्रोसॉफ्ट के टूल आपके सिस्टम में होंगे उनकी थीम भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ओके, अगर आप यहाँ ब्लैक कर रहे हो तो कोई माइक्रोसॉफ्ट का कुछ और अगर मैं ओपन करके देखूँगी टूल तो वो भी ब्लैक हो जाएगा। तो आप उसको ध्यान से कीजिएगा कि आपको क्या करना है। फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद नीचे यहाँ अकाउंट में जाएंगे। अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे देखो, एक तो ये ऑफिस बैकग्राउंड मिलता है। अभी ऑफिस बैकग्राउंड उतना विजिबल नहीं होता है, देखो ऊपर ये कुछ लाइंस आ रही हैं। लेट मी जस्ट चेंज इट फॉर यू एंड मैंने ये डूडल सर्कल्स कर दिए। तो देखो ये यहाँ पे डूडल सर्कल्स आ रहे हैं, बहुत ही कम विजिबल होता है ये, ऑल्दो इतना कुछ ज़्यादा इफेक्ट आता नहीं है, बट अगर किसी को कुछ थीम चेंज करना है तो वो कर सकता है। ऑफिस थीम चेंज करना है, ये तो बैकग्राउंड
था। डार्क ग्रे करना है तो डार्क ग्रे कर सकते हैं, इस तरीके से हो जाएगा। ब्लैक करना है, मैंने उस टाइम पे ब्लैक किया हुआ था तो ये ब्लैक इस तरीके से नज़र आ रहा था। अब देखो वहाँ जाके देखो, आपका ये पूरा का पूरा सिस्टम जो भी है वो ब्लैक नज़र आने लग जाएगा आपको। करेक्ट। तो आपने क्या किया, आप अपने फाइल में गए, यहाँ नीचे अकाउंट में गए, अकाउंट में जाने के बाद यहाँ से आपने चेंज किया। मैं इसको वापस से वाइट करना चाहती हूँ, मैंने इसे वाइट किया तो देखो ये वापस से वाइट हो गया, ये हर जगह से वाइट हो गया। तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम की थीम चेंज कर सकते हो, सिस्टम की नहीं सॉरी एक्सेल की थीम चेंज कर सकते हो, आप उसे कोई और कलर में भी कर सकते हो। अब मान लीजिए ये डेवलपर टैब है, ये ऐड इन है, इस तरीके से आपको भी ऐड करना है या फिर मुझे इनको हटाना है, हटाना हो चाहे ऐड करना हो वहीं से ही होगा। तो मान लीजिए मुझे ये दोनों हटाने हैं अभी के लिए, तो मैं क्या करूँगी, अभी बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ, फिर एक शॉर्टकट भी बताऊँगी। फाइल में जाएंगे, फाइल में यहाँ नीचे की तरफ आपको ऑप्शंस नज़र आ रहा है, राइट। तो आप ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कस्टमाइज रिबन, मैंने अभी आपको समझाया था ना कि इसको क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। तो रिबन में ही हमारे सारे टैब्स, फीचर्स, तो जितने भी फीचर्स से रिलेटेड कुछ भी होता है तो वो रिबन के अंदर जाएगा। तो कस्टमाइज रिबन में जाएंगे, यहाँ पे देखो एक तरफ तो वो सारी चीज़ें हैं जो भी लेबल फ़िलहाल हमने कराई हो रही है, एक तरफ जितनी हमने एक्टिव की हुई हैं, ठीक है। कस्टमाइजेशन यहाँ पे होएगा, यहाँ से हम चूज़ करते हैं। देखो ऊपर लिखा हुआ है, कोई भी चीज़ हम काम करते हैं ना तो खुद से पढ़ कर करने की कोशिश करेंगे और सब कुछ पढ़ के करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं डायरेक्टली कह दूँ ये कर लो वो कर लो, ऐसा करने से वो आज तो लर्न हो जाएगा लेकिन बाद में आप भूल जाओगे। तो इसलिए यहाँ पे देखो चूज़ कमांड्स फ्रॉम, राइट। तो अभी तो पॉपुलर कमांड इसने खुद ने मुझे एक तरीके से सजेस्ट की हुई है कि देखो ये पॉपुलर कमांड्स है, आप ये यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं तो कह रही हूँ कि नहीं मुझे तो एक्स्ट्रा कुछ चाहिए। मान लो मुझे तो कैमरा वाला फीचर कुछ ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगी, इस पर क्लिक करूँगी एंड यहाँ से ऑल कमांड्स पे जाऊँगी। आप चाहें तो सिर्फ टैब भी चूज़ कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ मेन टैब्स जाननी है, मुझे सिर्फ मैक्रोज जानने हैं, मुझे सिर्फ फाइल टैब जानना है। इट्स टोटली अप टू यू, मुझे सभी कमांड्स जाननी है ताकि मैं अपने लिए नए नए फीचर्स देख सकूँ। तो मैंने ऑल कमांड्स पे गए, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए मुझे कैमरा ऐड करना है तो सी से स्टार्ट होता है ना, तो सी हम जाएंगे, एक सेकेंड, कैमरा सर्च करेंगे यहाँ से CACA कैमरा 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 कैमरा, देखो ये कैमरा दिखा, एक सेकेंड शायद कोई है, लेट मी जस्ट, ओके चलें। अब हम यहाँ देख रहे थे ना, ये देखो कैमरा का ऑप्शन नज़र आया ना, मुझे कैमरा चाहिए था तो कैमरा पे क्लिक करते ही ये देखो ऐड वाला ऑप्शन ओके चालू हो गया है। तो मैंने ऐड किया, अभी मैंने उसको ग्रुप नहीं दिया है, तो मुझे कौन से ग्रुप में, मेरे को न्यू टैब चाहिए, या तो मैं चाहती हूँ पहले ही किसी टैब में, नहीं मुझे तो अलग से चाहिए। तो इसने न्यू टैब बनाया हुआ है कस्टम, आपने इसको किया, उसके बाद आपने यहाँ पे कैमरा पे क्लिक किया, यहाँ पे उसको ऐड किया, अरे अरे बाबा ऐड हो जाओ, हाँ हो गया, ठीक है ऐड, एंड उसके बाद आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे एक न्यू टैब आ गया है जिसके अंदर मेरा कैमरा फीचर आ गया है। तो ठीक वैसे ही आप कोई चीज़ हटा भी सकते हैं। अभी मैंने आपको ऐड करना सिखाया, ऑल कमांड्स में गए, अपनी कमांड ढूंढी जो भी आप ऐड करना चाहते हो, ऐड किया एंड ओके कर लिया। अगर हटाना चाहते हो तो अब शॉर्टकट की से बताती हूँ, बार बार फाइल और उसमें जाने की नीड नहीं है। ये रिबन दिख रहा है ना आपको, चाहे आप यहाँ से कर लीजिए, रिबन दिख रहा है ना, आप अपने कर्सर को लेके जाएँ, राइट क्लिक करें तो यहाँ देखो कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन आ जाता है, आप इस पर क्लिक करने डायरेक्टली ये ओपन हो जाता है। अब मान लीजिए मुझे डेवलपर और ऐड इन नहीं चाहिए तो मैं इनको हटा दूँगी, मुझे न्यू टैब भी नहीं चाहिए तो मैं हटा दूँगी एंड उसके बाद मैं ओके कर दूँगी। तो अब देखो मेरे सिस्टम में से डेवलपर, ऐड इन और ये सारी चीज़ें चली गई हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कितना कंफर्टेबल लगता है, आपको क्या रखना है, आपको कोई फीचर इसमें ऐड करना है नहीं करना है, इट्स टोटली अप टू यू। आपको जो भी फीचर ऐड करना है, कुछ नहीं करना होता, आपने यहाँ राइट क्लिक करना होता है, कस्टमाइज रिबन में जाना होता है और यहाँ से ऑल कमांड्स करनी होती हैं। ऑल कमांड्स के बाद तो एक्सेल की सारी कमांड्स आ जाएंगी यहाँ पे। तो बेसिकली बहुत सारी कमांड्स होती हैं, आप कितना ही कर लेंगे, आप इसमें से जितना भी आप चाहें उसमें चेक कर सकते हैं, ऐड और रिमूव कुछ भी यहाँ से कर सकते हैं। ओके, अब आपको ये तो समझ आ गया न्यू टैब क्या होता है, न्यू ग्रुप क्या होता है,
कि कौन से ग्रुप में ऐड करना है या कौन से टैब में ऐड करना है, अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। जनरली ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। कोई नया फीचर है जैसे कैमरा वाला है, कभी हम कैमरा वाला फीचर करेंगे तब हम उसे ऐड कर लेंगे, तो अभी इतना भरने की यहाँ पे नीड नहीं है। ठीक है, समझ आया सभी को कि थीम कैसे चेंज करते हैं एंड जो कस्टमाइज़ कैसे करते हैं अपने रिबन को। मिस्टर कुमार, मैं अभी आपका मैसेज पढ़ूंगी, पहले एक बार के लिए मैं डाउट पूछ लेती हूँ सभी से। एक क्वेश्चन था मैम। हाँ जी मिस्टर शाह बताइए। जैसे कि उसमें न्यू ये आ गया बराबर है, तो उसकी जगह पे अगर मुझे नाम कैमरा, हाँ वो रिबन में था। रुको मैं आपको बताती हूँ वहाँ पे, सॉरी। हाँ जी ठीक है, एक बार राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज रिबन करेंगे, एक बार के लिए और करके देख लेते हैं उसे। ऑल कमांड्स करेंगे, ठीक है, ये आ गया। कैमरा ढूंढेंगे एक बार के लिए, CC just give me a minute, let me just, हाँ यहाँ पे कैमरा रहा। हाँ न्यू टैब को हमें करना है रीनेम को हम करेंगे कैमरा। ठीक है, हम करेंगे ओके एंड हम करेंगे ओके। तो अभी जो आया वो कैमरा के नेम से आया है। ठीक है, वहाँ नीचे ऑप्शन होता है रीनेम करने का, तो हम रीनेम भी कर सकते हैं। मैम एक बार दोबारा बताना, अभी आपका क्लियर हो गया है क्या मिस्टर देवेंद्र? हमने दोबारा वो प्रोसेस किया था, कैमरा ढूंढा, ऐड किया, उसको न्यू टैब में ओके किया, फिर उसको रीनेम किया और उसके बाद उसमें वो नया फीचर ऐड हो गया है। समझ आया? अब मैं एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेती हूँ इनका। एडेंस टैब, हाँ जी बताइए। कुछ भी अगर हमें ऐड करना है तो हमें इसको रीनेम देना कंपलसरी है? नहीं मैम देखें, ये पूरा का पूरा आपके ऊपर है। मुझे जैसे अच्छा लग रहा था, जैसे मुझे तो उसमें भी कंफर्टेबल था, न्यू टैब था, क्योंकि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ कैमरा, तो मेरा चल गया। अगर किसी को वो बार बार यूज़ करना है, आप चाहते हो कि मैं तो उसको नेम रख के रखूँ, तो आप वैसे कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स हैं, हर किसी को हर कमांड कभी यूज़ नहीं होती है। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जो कंप्लीट एक्सेल को यूज़ कर रहा है। हर पर्सन को अपना एक सर्टेन काम होता है, उसके अंदर कुछ सर्टेन चीज़ें उसको काम आएंगी, जिसको जो काम आता है वो उसको ऐड कर लेता है। ज़्यादा छेड़छाड़ हम नहीं करते, जो डिफ़ॉल्ट है ना वो काफ़ी यूज़फुल है। ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हम, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ऐड कर लेते हैं, डेवलपर टैब ऐड कर लेते हैं, एड-इन्स ऐड कर लेते हैं, तो ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। 2019 है जिसमें एड-इन्स टैब नहीं है और नहीं कस्टमाइजेशन रिबन है। आपकी एक्सेल एड-इन्स ये बिल्ड है आपने क्रिएट किया, नहीं उसमें होगा सर। आप चेक कीजिएगा फाइल वाले में जाकर, आप एक बार दोबारा से चेक कीजिएगा, ऑप्शन में जाके कस्टमाइज रिबन है क्या, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरे में एड इन इसलिए शो हो रहा होगा जस्ट बिकॉज मेरे में कुछ AI टूल्स ऑलरेडी एडेड थे। तो अगर आपके पास AI वहाँ पे एड इन नज़र नहीं आ रहा है ना, इट्स ओके। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे एक तो होम टैब के अंदर भी एड-इन्स आ जाता है। अगर आपको यहाँ पे भी नज़र नहीं आ रहा है तो भी इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बार के लिए कस्टमाइज रिबन में जाकर अपने डेवलपर टैब को ऑन करने दीजिए एंड ओके करने दीजिए। देखो डेवलपर टैब में जाओगे ना तो यहाँ पे भी आपको एड-इन्स मिल जाएगा। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब आप होम टैब सबसे बड़ा टैब है, होम टैब के अंदर इतने फीचर्स हैं कि अगर आप इसे यहीं पे डिटेल में कर लो ना तो बाकी के टैब्स भी थोड़े थोड़े कवर हो जाते हैं। तो एड-इन्स आपको अलग अलग जगह मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं है, उसमें भी मिलेगा आपको, 2019 में भी मिलेगा। फिर भी कहीं दिक्कत आती है, ऐड नहीं हो रहा है, तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। ऑफिस 2024 इज़ ओके फॉर आवर कोर्स, हाँ डेफिनेटली, बल्कि वो तो और भी अच्छा है सर। क्या कह रही हैं आप मैम? मैम जैसे कैमरा ऐप पर हमने ये टैब लिया है, तो इसका मोस्टली यूज जैसे हम किसी भी आपकी फाइल है उस पर वर्क कर रहे हैं तो हम फाइल का स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन हम इस टैब का यूज़ करते हैं। हाँ, डेटा को पिक्चर में कन्वर्ट करने के लिए, और वो भी ऐसी पिक्चर जो कि वर्किंग पिक्चर हो। मतलब अगर आपने अपने डेटा में कोई चीज़ चेंज की है तो वो पिक्चर में भी चेंज हो जाएगी, तो इसलिए ये यूज़ करते हैं। हम आगे चल के इस फीचर का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलें अब थोड़ा सा और पढ़ लें, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं आज के लिए, है ना। देखें एक चीज़ और सीखेंगे यहाँ पे,
यहाँ पे सीखते हैं। मान लीजिए मैंने अपना नेम लिख दिया तानु सिंघल, ओके। अब आप देखेंगे कि तानु सिंघल तो मैंने लिखा था, किस में लिखा था, E41 में, ओके। E इज़ माई कॉलम, 41 इज़ माई रो एंड E41 इज़ माई सेल, ओके। तो E41 के अंदर लिखा था, लेकिन मैं क्या देख रही हूँ कि ये E और F के बीच में आ रहा है, तो क्या ये F सेल में भी लिखा हुआ है? तो आपने F पे क्लिक किया और फिर देखा कि ओ माय गॉड, मेरा तो फॉर्मूला बार खाली है, तो इसका मतलब F में तो नहीं लिखा हुआ है, F41 में तो नहीं लिखा हुआ है, ये पूरा लिखा हुआ है और पूरा का पूरा E41 में लिखा हुआ है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि देखो सभी सेल्स का विड्थ और लेंथ सेम है जब आप एक्सेल को शुरू करोगे, लेकिन बाद में आप उसे अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। अभी मुझे चाहिए कि ये जो मेरा सेल का विड्थ है ना थोड़ा इंक्रीज़ हो जाए, सो दैट मेरा जो पूरा नेम है वो इसमें लिख के आए, तानु सिंघल पूरा लिख कर आए। तो मैं क्या करूँगी, अभी के लिए आपको कर्सर कैसा नज़र आ रहा है? अभी के लिए आपको प्लस नज़र आ रहा है, राइट, ब्लैक एंड वाइट कलर का प्लस नज़र आ रहा है, थोड़ा थिक है। अब जैसे ही आप E और F के बीच में, जस्ट बिकॉज आप इसी सेल का विड्थ बढ़ाना चाहते हो, E और F के बीच में जाओगे तो ये कर्सर चेंज हो रहा है, होता हुआ दिख रहा है ना। तो जैसे ही आप जाते हो कर्सर चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको सिलेक्शन ले सकते हो, कर्सर चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या है, सिलेक्शन ले सकते हो। आप इस पे गए, प्लस वाला साइन आया, अब आप इसे होल्ड कर लो, डबल टैप करके होल्ड कर लो। होल्ड से देखो ये पूरी कॉलम सेलेक्ट हो गई है, इसे कॉलम बोलते हैं ना, सेलेक्ट हो गया। एंड जस्ट ड्रैग इट साइड में, जितना ड्रैग करना चाहते हो उतना ड्रैग कर लो, उतना ही बड़ा सेल हो जाएगा। आपको इतना करना था इतना कर लो, कह रहे हो नहीं मैम मुझे तो कम करना है, तानु सिंघल तो कम में आ जाएगा, तो चलो फिर कम कर लो, ठीक है। लेकिन एक मैनुअल तरीका ये था कि मैं इस पे जाऊँ और इसे डबल टैप करके ड्रैग कर लूँ, जितना भी मर्जी है मेरा उतना, कभी इतना हो जाता है मुझसे, कभी इतना हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या आती है कि मैम मैं कभी तो बहुत ज़्यादा ड्रैग कर दे रहा हूँ, कभी बहुत कम कर दे रहा हूँ, तो कुछ ऐसा तरीका बताओ कि जो अपने आप ही ये हो जाए कि जितने में मेरा नाम आए उतना अपने आप ही हो जाए, मतलब अपने आप ही ये फिट कर दे। तो आपको क्या करना है, आप E और F के बीच में जाओगे, वैसा ही कर्सर बनाओगे, इस बार डबल टैप करके छोड़ देना है, उसको होल्ड करके नहीं रखना। पहले हम क्या कर रहे थे, डबल टैप करके होल्ड वहीं की वहीं फिंगर रख रहे थे और उसके बाद ड्रैग कर पा रहे थे, देखो इधर उधर ड्रैग कर पा रहे थे। लेकिन अभी ये नहीं करना, अभी क्या करना है, जैसे मैंने इतना भी कर दिया तो बड़ा सेल है, आप इसके बीच में जाओ, डबल टैप करके छोड़ दो, बस डबल टैप हल्का सा, तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा, ठीक है। सेम विद रो कि मैं चाहूँ तो मैं इसे ड्रैग कर सकती हूँ इस तरीके से, लेकिन अगर मुझे सही करना है तो मैंने बस उस पर गए और डबल टैप, देखो यहाँ पे भी इधर ऐसा प्लस है, जाते ही सिलेक्शन दूसरा ले लेता है। तो इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ सेल्स या एडजस्टमेंट ऑफ रॉज एंड एडजस्टमेंट ऑफ कॉलम्स। समझ आया सभी को कि कैसे हम लोग जाकर अपने सेल का विड्थ और लेंथ को चेंज कर सकते हैं। हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट, इसको हम आगे सीखेंगे मिस्टर कुमार, इसको हम आगे सीखेंगे। 2013 इज़ ओके फॉर द कोर्स, राइट। देखो कुछ कुछ फार्मूलाज होंगे, देयर माइट बी चांसेस कि एक दो फीचर्स हैं जो 2013 में नहीं काम करेंगे, तो वो हम देख सकते हैं आगे कि वो कैसे काम करें। हाँ जी मिस्टर राघवेंद्र बताइए। ओके मिस्टर सिंह। हाँ जी मिस्टर राघवेंद्र बताइए। आप म्यूट हैं इसलिए आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी मैम। हाँ जी कह रहे हैं जो ये प्लस का चिन्ह आता है, हाँ, इसे क्या बोला जाता है? इसे अलग से कुछ नहीं बोल रहे सर, उसको भी वही कर्सर ही बोलेंगे कि वो प्लस का साइन आ गया है वही। मैम, इसमें बहुत तरह के प्लस हैं, एक तो है ड्रैग करने वाला है, एक ये वाला जैसे मतलब कि कॉलम के ऊपर जैसे डी पे क्लिक कर दिए, और एक सेल में रखने पे अलग कर्सर, मतलब क्या सारी चीज़ें सर सिलेक्शन के लिए यूज़ होती हैं, तो ऐसे कोई पर्टिकुलर नेम एज सच नहीं है। आप जो भी देखो, आप अलग अलग उस पर जाएंगे, देखो ये प्लस आ रहा है, ये भी सिलेक्शन के लिए है। ये तो जैसे जैसे आप कहीं और बढ़ते हो तो सिलेक्शन के लिए है, यहाँ जाओगे तो इस तरीके का आ गया, यहाँ आ गया तो इस तरीके का काम करने का आ गया, इसमें जाएंगे तो अलग तरीके का आएगा। ये सारे सिलेक्शन के लिए ही होते हैं, इनका कोई पर्टिकुलर ऐसा नेम नहीं है और आप इनका कोई रिलेवेंस नहीं है। अगर मैं आपको ये कहूँ ना कि हाँ इनकी नेम याद कर लो तो कुछ रिलेवेंट है, कहीं पूछे जाते हैं, कुछ ऐसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट वो आपको समझाने के लिए था ताकि आप डिफरेंस समझ सको कि सिलेक्शन हुई है, आपको ये समझ आ जाए वो प्लस का साइन चेंज हुआ है। ठीक है, आप जैसे धीरे धीरे काम करने लगेंगे तो आपको इस चीज़ की आदत हो जाएगी, फिर आपको ये ऐसा नहीं लगेगा कि वहाँ ऐसे क्यों आ रहा था, ये ऐसे क्यों आ रहा था।
आप धीरे धीरे काम कीजिए, फिर ये चीज़ नहीं वो आपको परेशान करेगी। ओके, और कोई डाउट है किसी को? नो मैम। ओके 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 ओके। देखिए, द फर्स्ट थिंग मैं आपको बताती हूँ, आज के लिए हम थोड़ा इतना ही रखते हैं, क्योंकि कल से हम फिर डेटा एंटर करना, बाकी चीज़ें करना शुरू कर देंगे। आज मेरा बस ये था कि मैं आपको पूरा इंटरफेस ओवरव्यू दे दूं कि किस तरीके से क्या चीज़ है। अब मान लीजिए एक और चीज़ मैं आपको सिखाती हूँ। मान लीजिए अब यही शीट मुझे आपको भेजनी है, आपको सेंड करनी है ऑब्वियसली, तो मैं फाइल पे जाऊँगी। फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको सेव करना सिखा रही हूँ। तो आप यहाँ सेव एज़ में जाएंगे। सेव एज़ में जाने के लिए जस्ट बिकॉज हमें उसको पहली बार सेव करना है, उसको नाम देना है, तो सेव एज़ में गए, आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आते हैं, आप कहाँ पे इसे सेव करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्राउज़ करूँगी क्योंकि मुझे अभी उसको बताना है कि मैं अपने लैपटॉप में इसे कहाँ सेव करना चाहती हूँ। तो मैंने ये क्लिक किया। उसके बाद मान लीजिए मैं यहाँ पे ढूंढ लेती हूँ कि कहाँ मुझे सेव करना है। मुझे मान लीजिए वॉल्यूम ये डी में सेव करना है, और यहाँ पे भी कोई न्यू फोल्डर बना के सेव करना है। जैसे मान लीजिए मैं एक्सेल फैब बैच करके इसको सेव कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने एंटर किया, मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ पे मुझे सेव करना है, किस नाम से करना है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे नेम चेंज कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे क्लास 1, I'm so sorry, just give me a minute. ओके, मैं इसकी को नहीं प्रेस कर सकती अभी। इंटरफेस ओवरव्यू लिख लिया। ओके, एंड यहाँ से उसे सेव कर दिया। ओके, तो अब मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि अभी तक जो ऊपर बुक 1 लिख के आ रहा था, अभी क्या लिख के आ रहा है, क्लास 1 इंटरफेस ओवरव्यू। क्यों? क्योंकि अभी मैंने उसको उस नेम से सेव किया है। मैंने आपको बताया था ना इनिशियली भी कि यहाँ बुक 1 लिख के आ रहा है, जस्ट बिकॉज अभी वो इनिशिएट करते हैं तो वो वैसे ही आता है, डिफ़ॉल्ट आता है, बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। लेकिन अगर आप बाद में उस नेम को चेंज करना चाहोगे तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, 2021 है मेरा मैम, तो उससे समझ जाऊंगा एंड वर्क कर लूँगा। हाँ जी, मेरा भी 2021 है, बिकॉज बहुत ज़्यादा अपडेटेड ले लेती तो बाकी सब लोग नहीं कर पाते। मैम सर्टिफिकेट जो हमें मिलेगा, कैन वी ऐड दैट? यस यस डेफिनेटली, इट विल बी एन ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। उसके ऊपर जो स्कैनर है आप उसको स्कैन करके चेक भी कर सकते हैं, पूरा ऑथेंटिक है वो। हाँ, 2019 पे भी काम करेगा सर। ठीक है, तो यहाँ से हम उसे सेव करते हैं। यहाँ पे आपने उसको नेम देख लिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये प्रोसेस भी बता देती हूँ चीज़ों का। आप ऐप पे भी जाओगे तो जनरली होता ये है कि अभी जो भी हम लोगों ने काम किया है, मैं इसको एक बार के लिए स्टॉप रिप्रेजेंटिंग करती हूँ। हमने अभी जितना भी काम किया है वो सारा का सारा आपने देखा है कि वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो कल आपको इस चीज़ की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी ऐप के ऊपर, तो आप एक रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। दूसरी चीज़ मैं क्या करती हूँ ना, जर्नली ऐसा होता है कि सब लोग शीट शेयर कर देते हैं कि ये डेटा है, इस पे काम करके देखो, है ना। कोई चीज़ पहले से लिखी हुई होती है वो दे देते हैं। तो मैं ऐसे नहीं करती, मैं ऐसे करती हूँ कि जो अभी आपको पढ़ाया है ना जिस शीट पे, जिसमें मैं सारी चीज़ें लिख रही थी कि राजू ये है, ये नोटबुक है, सारी चीज़ें जो इंटरफेस है एग्जैक्टली जो मैंने अभी सेव किया है वही आपको मिलेगा। इससे होता क्या है, मैं बेनिफिट भी बता देती हूँ। नेक्स्ट डे या कभी भी आप उसे ओपन करोगे, आपको वहीं वो लिख के दिखेगा कि राजू है, ये नोटबुक है, ये ऐसे ऐसे मैम ने बताया था। तो आपको वो क्लिक हो जाएगा कि अच्छा ये मेरा एग्जाम्पल था और ये सारी चीज़ें थी, मुझे समझ आ गया। क्लास के अंदर जो हो रहा है ना, आप अगर बाद में रिकॉर्डिंग भी देखोगे तो आपको फील होगा कि हाँ मैं सच्ची में क्लास अटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वो सेम शीट होगी जो क्लास में यूज़ हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी शीट आपको दे दी जाए। तो इसीलिए सेम शीट, और आपको ये भी नहीं होएगा कि अरे मैम कुछ लिखा रही हैं तो मुझे बीच में लिखना है या कुछ करना है, क्योंकि आपको सेम शीट मिल रही है। ठीक है, तो आपको सेम शीट मिल जाएगी कल ऐप के ऊपर। मैम क्या आप टैली, सैप और ओरेकल भी सिखाते हो, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर? हाँ जी, हम टैली भी कराते हैं, हम सैप भी कराते हैं, लेकिन वो मैं नहीं कराती हूँ, बट हमारी ऐप पे होती हैं, दूसरे ट्यूटर्स हैं, आप उसमें भी इनरोल कर सकते हो, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। हाँ जी मिस्टर शाह बताइए। मैम ये चैट जीपीटी है तो उसका कोई चैट जीपीटी, हाँ जी, AI एडेंस। देखो मैं आपको एक बता देती हूँ, ये ना मिथ है।
एंड ये आप खुद भी ऑब्जर्व कर लेना, अगर कोई पर्सन ये कहता है ना कि चैट जीपीटी सब कुछ कर देता है, तो दैट इज़ करेक्ट, सब कुछ कर देता है, लेकिन चैट जीपीटी से हम करा के मतलब हम कुछ ना सीखें और चैट जीपीटी सब कुछ कर देगा, तो दैट इज़ रॉन्ग। अगर मान लीजिए इन एनी केस कि चैट जीपीटी ने आपको रॉन्ग आंसर दे दिया और आपको तो वो चीज़ आती ही नहीं थी, तो आप ये भी नहीं पता कर पाओगे कि उसने करेक्ट दिया या रॉन्ग, क्योंकि आप तो अनजान हो ना उस चीज़ से। चैट जीपीटी को आप अच्छी प्रॉम्प्टिंग देते हो ना, तब वो आपका काम करके देता है। चैट जीपीटी एक मशीन ही तो है, एक तरीके से वो वैसे ही तो काम कर रही है कि ह्यूमन को बताना तो पड़ेगा ना कि हमें ये चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है, और ह्यूमन को बाद में चेक भी करना पड़ेगा कि ये चीज़ है या नहीं है। ओके ओके, तो वो मतलब अलग से है, मतलब अलग से उसका कोर्स है या? नहीं 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 नहीं, इसी में सीखेंगे ना सर। पहले हम लोग खुद से तो सारा काम करना सीख लें, फिर एआई से कराएंगे, ताकि जब एआई से कराएं तो हमें पता हो कि एआई ठीक करके दे रहा है या नहीं करके दे रहा। एंड ट्रस्ट मी, एआई कितना भी करा ले, जब तक खुद को नहीं आता ना, यू कांट फील कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ ठीक है। हाँ जी, अब तो डीप सीक आ गया है, बट उसका सर्वर डाउन ही रहता है। करेक्ट, डेटा जब चैट जीपीटी को देंगे तभी तो वो वैल्यूबल आउटपुट देगा, दैट्स करेक्ट। और आपको डेटा देना आना चाहिए, आपको खुद पता होना चाहिए कि आपको क्या एनालाइज कराना है, क्या काम कराना है। एंड एक चीज़ और रह गई थी ऊपर किसी का क्वेश्चन, कंग्रेचुलेशन फॉर 100 की मैम, थैंक यू सो मच मैम। सर्टिफिकेट जो हमें मिलेगा, हाँ ओके मैम। रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप में मिलेगी या वेबसाइट पे? देखिए वेबसाइट से तो आप डेस्कटॉप वर्जन आप वो कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। ऐप के थ्रू भी आप हमारी क्लासेस देख सकते हो। जब मैं क्लासेस अपलोड करूँगी उसी के साथ वहीं पे ही आपकी शीट्स अपलोड होंगी, वो व्हाट्सएप पे कुछ नहीं आएगा, आप ऐप पे चेक कर सकते हो जहाँ से आपने कोर्स खरीदा है। ओके, तो शीट यू कैन डाउनलोड? हाँ शीट वहाँ से डाउनलोड हो सकती है। एआई ओनली असिस्ट अस कैन, दैट्स करेक्ट, एकदम करेक्ट, कि वो हमें रिप्लेस नहीं कर सकता, वो हमें हेल्प कर सकता है कोई काम के लिए। सर्टिफिकेट धीरे धीरे प्रोसेस हो रहे हैं, आई गेस आप आदित्य, मैं समझ गई हूँ आप लास्ट बैच में थे ना, राइट? वो धीरे धीरे प्रोसेस हो रहे हैं, एंड फिर भी मैं टेक्निकल टीम को एक बार बात कर लेती हूँ कि वो थोड़ा जल्दी प्रोसेस करें। हाँ जी, और बताइए और किसके क्या डाउट्स हैं? मैम मेरा एक डाउट है। हाँ जी बताइए बताइए मिस प्रियंका। प्रियंका, यस यस मैम, सेव और सेव एज ये दोनों में अंतर क्या है, मतलब कब कब यूज करना है ये हमें? हाँ मैं बताती हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ करते हो ना, जब फर्स्ट टाइम कोई फाइल को सेव करते हो तो आप सेव एज में जाते हो, क्योंकि उसको आपने कुछ भी नहीं बताया कि आपको किस फॉर्मेट में सेव करना है, किस नाम से सेव करना है। तो पहला जो सेव होता है ना वो सेव एज में जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप कंट्रोल एस से भी कर रहे हो ना उसको सेव, तो वो सेव एज वाली विंडो पे ले जाएगा आपको, क्योंकि आपने उसको पहले कभी नहीं बताया कि इस नेम से सेव कर दो। लेकिन अब मान लीजिए मैंने यही फाइल ली हुई है, अच्छा अभी आप तो स्क्रीन शेयर नहीं है ना, ओके कोई बात नहीं। अब मान लीजिए मैंने जो अभी फाइल सेव की थी वही वाली ही है फाइल है, उसको मैं ओपन करती हूँ और उस पर मैं दोबारा काम करने शुरू कर देती हूँ। अब मैं चाहती हूँ जो मैंने दोबारा काम किया है वो भी सेव हो जाए, तो अब मुझे बार बार जाके सेव एज में थोड़ी ना जाऊँगी मैं, उसमें जाकर बार बार उसको नाम देने की नीड नहीं है। उसके बाद मैं सीधा सेव करूँगी, वो उसी नाम से सेव रह जाएगी, लेकिन जो मैंने नया काम किया है वो भी उसमें सेव हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम पहली बार सेव करते हैं तो सेव एज, कि उसको बताओ तो सही कि किस नाम से सेव करना है, किस फॉर्मेट में सेव करना है। और बाद में जब भी हम सेव करते हैं, कोई नया काम किया है सेम फाइल में, तो हम सेव का यूज़ करते हैं। ओके, इसके लिए कंट्रोल एस भी कर सकते हाँ कंट्रोल एस कर सकते हैं। हैं। ओके, थैंक यू। हाँ जी, यहाँ पढ़ लेते हैं। मैम मैं वेबसाइट से लॉगिन हूँ वेबसाइट पे, हाँ तो ठीक है वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। मैम न्यू कोर्स आ रहा है क्या? किस चीज़ का न्यू कोर्स? ये न्यू कोर्स चल रहा है फ़िलहाल के लिए, ये जो चल रहा है वो न्यू बैच चल रहा है, आज से शुरू है। After completion of this, can we do Power BI? पावर बीआई भी सर बहुत जल्दी आएगा, लेकिन पावर बीआई जो इनिशियल आएगा वो रिकॉर्डेड वर्जन आएगा और उसके बाद लाइव आएगा। हाँ तो हम लोग लाइव में ही आएंगे। ओके नहीं वो देखो मैं आपको बताती हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज आई एम कनेक्टेड विद द अकाउंट्स एक्सपर्ट, बट वो ओवरऑल ही मैं बताती हूँ कि अगर आप कोई रिकॉर्डेड वर्जन में भी हो ना और आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हो, अपग्रेड करना चाहते हो, तो वो डेफिनेटली हेल्प कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रिकॉर्डेड में गए हैं तो बाद में लाइव नहीं हो सकता, वो हो जाएगा। थैंक यू मिस्टर देवेंद्र। हाँ जी बताइए। हाँ जी वेरी नाइस सेशन। ओके थैंक यू। मिस्टर हैदर बताइए। मैम मुझको ये मालूम करना था, अगर हमको MS एक्सेल का कौन सा वर्जन है वो कैसे चेक कर सकते हैं हम लोग?
वो आप अबाउट में जाके चेक कर सकते हैं। मैं शेयर करके दिखा सकते हैं आप? हाँ हाँ डेफिनेटली, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया है ना। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। देखें, आप वैसे ही अपने वही फाइल में जाएंगे, उसके बाद यहाँ नीचे अकाउंट में आएंगे। अकाउंट में आने के बाद इधर की तरफ राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको पता लग जाएगा कि ये जो आपका एक्सेल है वो कौन सा वर्जन है। मेरा 2021 है। ओके मैम ये वर्जन अपडेट करना है तो कैसे कर सकते हैं? अगर कोई पुराने वर्जन को यूज कर रहा है लेकिन उसे अपडेट करना है तो क्या करना है? देखिए, दो चीज़ है। अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो आप वापस से उसको इंस्टॉल करके अपने लाइसेंस को एक्टिव कर लीजिए। अदरवाइज़ क्रैक वर्जन भी यूज़ करते हैं लोग, बट मैं पर्सनली क्रैक वर्जन ना बहुत दिक्कत करता है, बहुत अटकता है। आपको जो भी रिज़ल्ट चाहिए, देयर माइट बी चांसेस कि वो वैसा रिज़ल्ट ना दे। तो जो भी इस चीज़ की ना हरी ना करें। अभी जैसे 2024 आ चुका है लेकिन स्टिल मैं 2021 पे हूँ, तो मैं ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ कि मुझे 2024 पे जाना है, ये जाना है। अगर आपको काम, देखो काम ना हर वर्जन में होते हैं, काम हर वर्जन में होते हैं। अब जैसे वी लुकअप है, आपको कोई एक पर्टिकुलर आंसर ला के देता था, राइट? तो वो तो 2007 में भी लगता था। लेकिन बात ये कि हर एक नए वर्जन के साथ एक नया फीचर आ जाता है जो आपके काम को आसान कर देता है। अब एक्स लगा के हम काम आसान कर लेते हैं, तो काम सभी वर्जन में हो सकता है। और बल्कि वही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे कि अगर फ़िलहाल के लिए मेरे पास थोड़ा ओल्डर वर्जन है तो वो दिमाग चलाने के लिए हेल्प कर देता है कि अच्छा अब इस चीज़ को कैसे किया जाए। हाँ जी मिस्टर पांडे बताइए। मैम आप क्या कोर्स करवाती हैं? एक्सेल कराती हूँ मैं। ऐसा है टेकिंग। लिखना भी है हमें या नोट्स मतलब आप दे देंगे? नहीं, ये मैं शीट आपको प्रोवाइड कराऊंगी, जो भी मैंने लिखा है ना पूरा एग्जैक्टली शीट। ओके, टेली प्राइम कोई दूसरे ट्यूटर करा रहे हैं, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। मैम आपने यूट्यूब रील्स में बताई हुई थी कि अर्निंग के लिए फ्रीलांसिंग बेस्ट है, तो क्या एक्सेल से अर्निंग कैसे करें, इसकी भी क्लासेस होंगी? हाँ डेफिनेटली फ्रीलांसिंग होती है। आपको लास्ट में एकदम थोड़ा बहुत उसका ओवरव्यू करवाया जाएगा, बट ये मेनली फोकस्ड ऑन लर्निंग ऑन एक्सेल है। मतलब हम एक्सेल को यहाँ पे सीख रहे हैं, वो ज़्यादा आपको कवर कराया जाएगा। मैम मैंने आपका पावर BI यूट्यूब वाला देखा, थैंक यू फॉर द लाइव कोर्स। आ गया तो आई विल डेफिनेटली इनरोल। ओके ओके ओके, थैंक यू। वो भी आएगा, बहुत जल्दी आएगा। मेरा जो वर्जन था पहले ऑफिस 365 था, हाँ जी, अचानक पता नहीं ऑफिस 24 हो गया, तो अब क्या करना पड़ेगा? ऑफिस 24 डिलीट करना पड़ेगा? सर ये चीज़ आपको टेक्निकल टीम ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर पाएगी, तो आप जो भी रजिस्टर्ड नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वो आपको हेल्प कर देंगे इस चीज़ में। ओके ठीक है, तो चलें अब इस सेशन को यहाँ एंड कर सकते हैं अगर आप सभी के डाउट हो गए हैं तो। मैम मेरा वॉइस का इशू रिजॉल्व करवा दीजिए। ओके मैं कोशिश करती हूँ, आप भी कोशिश कीजिएगा। एक काम कीजिएगा, आप है ना खुद से एक मीटिंग वो करके आप किसी से कनेक्ट करके देखिएगा, अगर वहाँ पे इशू ठीक है तो यहाँ चेक करा देंगे आपका। क्या कह रहे हैं? कौन कौन बोल रहा है? प्लीज़ मुझे नाम बताइए। अभी कौन बोल रहा था? कुछ बोल रहे थे, कौन बोल रहा था? मुझे पता नहीं लगा। वंडरफुल, थैंक यू। हाँ जी 2013 है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? पहले मुझे ये बताएं बोल कौन रहा है, क्योंकि मैं देख नहीं पा रही हूँ यहाँ पे। मनोज कुमार बोल रहा हूँ। ओके ओके सर, सॉरी सर। हाँ जी बताइए। मेरा ऑफिस 2013 है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ हो सकता है, जैसे एक्स लुकअप हो गया वो बाद में आया है, फ्लैश फिल हो गया वो बाद में आया है, तो वो फीचर्स आपके वर्जन में नहीं होंगे। बाकी जो मेनली फॉर्मूलाज होते हैं, पिवट टेबल हो गया, डैशबोर्ड्स हो गया, जितना भी मेन काम है ना वो आपके में रहेगा, तो आप कर पाएंगे। तो सबसे बेटर कौन सा रहेगा अभी अपडेट कराने? अगर सर बिल्कुल ही अपडेट कराने हैं तो आप 2024 करा लीजिए, बिकॉज फिर वो आगे तक आपका चल जाएगा जी।
पोर्टल लिंक दे दीजिए मैम। डाउनलोड सिर्फ ऐप में ही रहेगा या नॉर्मल में भी सेव करके रख सकता हूँ आपके वीडियो? नहीं नहीं, ऐप में ही रहेगा, आपको ऐप में ही चेक करना है मैम। और जो डाउनलोड भी करोगे वो भी ऐप में ही रहेगा मैम। एक्सेल फुल कोर्स का ड्यूरेशन कितना है? 1.5 months, 1.5 मैक्स स्ट्रेच कर सकते हैं 2 months। मतलब बीच में अगर कोई लाइक ऑफ मतलब हो जाता है ना, 1-2 हॉलीडेज़ वगैरह ऐसा कुछ हो गया है, कुछ कोई फेस्टिवल आ गया, कुछ भी आ गया, तो उस वजह से। मैम आई हैव अ प्री इंस्टॉल 2019 वर्जन इन माई लैपटॉप सो आई कैन अपडेट टू इट द करंटली। 2019 इज़ फाइन, 2019 में हो जाएगा, लेकिन अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। 2019 इज़ फाइन। यू वेलकम, यू वेलकम। चले अब इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। फिर भी अगर किसी को भी जितने भी ये सेशन वर्जन को लेकर या जितने भी चीज़ें हैं वो आप व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट कर लीजिए टेक्निकल टीम को, वो आपको हेल्प कर देंगी। मैम अपना कोर्स का ड्यूरेशन कितना है? 1.5 months to 2 months आप ये ड्यूरेशन लगा सकते हैं। ओके बाय, गुड नाइट एवरीवन। अच्छा, एक चीज़ मैं आप सभी को कहना चाहूँगी जाने से पहले कि देयर माइट बी चांसेस कि आपका जो ये फर्स्ट सेशन है वो यूट्यूब पे भी जाए, तो आप प्लीज़ देखिएगा और वहाँ जाकर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले कि ये सेशन कैसा गया, उन्हें भी थोड़ा सा ओवरव्यू मिल सके। इट्स टोटली अप टू यू, आप करना चाहो तो ये ज़रूर कीजिएगा। ओके ओके जी, यस मैम, आप यूट्यूब से फेमस हुई हो। हाँ जी, ओके, गुड नाइट, बाय बाय। तो अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हो तो मैं कह सकती हूँ कि आपने पूरा सेशन अच्छे से देख लिया है और अब आपको क्लैरिटी भी मिल गई होगी कि सेशन किस तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं। तो अगर इन एनी केस आप चाहते हो एनरोल करना तो सारी की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपके पास फ़ोन नंबर है, आपके पास ऐप है, आप जल्दी से जाइए इंस्टॉल कर लीजिए, नंबर पे कॉल कर लीजिए अगर कोई क्वेरी होती है। और अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।